22 अप्रैल 2025 कश्मीर की खूबसूरत बिसरान घाटी में घूम रहे सैकड़ों पर्यटकों को नहीं पता था कि जंगलों में मौत पहले से उनका इंतजार कर रही है। कुछ ही मिनटों में मिनी स्विट्जरलैंड गोलियों की आवाज से दहल उठा और सामने आई एक ऐसी साजिश जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 22 अप्रैल 2025 को सैकड़ों लोग उस मैदान में घूम रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आसपास के घने जंगलों में हथियारबंद हमलावर पहले से छिपे बैठे हैं। दोपहर 1:45 पर एक आदमी पारंपरिक फिरन पहनकर मुख्य गेट से अंदर दाखिल हुआ। उसने हवा में गोलियां चलाईं, जिससे घबराई भीड़ मुख्य निकास की तरफ भागने लगी। उसी समय दो और हमलावर जो सैन्य शैली के ट्रैक सूट पहने हुए थे, जंगल की सीमा से बाहर आए और रास्ता रोक लिया। वे बेहद सुनियोजित तरीके से पर्यटकों को एक छोटे और नियंत्रित इलाके में धकेलने लगे। फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि हमले में अमेरिकी निर्मित M4 राइफलों का इस्तेमाल किया गया था। ये साधारण हथियार नहीं थे। इनमें नाइट विजन और टैक्टिकल कैमरे लगे हुए थे, ऐसा उपकरण जो आम स्थानीय आतंकियों के पास शायद ही कभी देखा जाता है। हमलावरों ने बॉडी माउंटेड गोप्रो कैमरों से पूरे नरसंहार को रिकॉर्ड किया। विदेशी सैन्य कार्बाइन हासिल करना, टैक्टिकल कैमरों का इस्तेमाल करना और इतनी सटीक घात लगाकर हमला करना इस बात की ओर इशारा करता है कि इसके पीछे एक विशाल लॉजिस्टिक नेटवर्क काम कर रहा था। इतनी बड़ी योजना के लिए जिस स्तर की फंडिंग और ट्रेनिंग चाहिए, वह किसी साधारण स्थानीय विद्रोह की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। हमले के तुरंत बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF नाम के संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने इसे कश्मीर के बदलते जनसांख्यिकीय ढांचे के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध बताया। लेकिन जैसे जैसे जांच एजेंसियों ने बैलिस्टिक रिपोर्ट और खुफिया जानकारियों का विश्लेषण किया, भौतिक सबूत कहीं और इशारा करने लगे। इस्तेमाल किए गए हथियार और हमलावरों की अनुशासित सैन्य चालें सीधे विदेशी सैन्य ढांचे से जुड़ती दिखाई दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, एक तथाकथित स्थानीय संगठन को इतनी उन्नत सैन्य तकनीक और रणनीतिक समर्थन आखिर मिला कैसे? जांच में इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा निकला। वह पाकिस्तानी सेना का सक्रिय SSG पैरा कमांडो था। सामान्य आतंकवादी समर्थन से अलग, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने मूसा को एक आतंकी संगठन के साथ लोन पर भेजा था। उसका काम स्ट्राइक टीम का नेतृत्व करना और पूरे ऑपरेशन को पेशेवर सैन्य दक्षता के साथ अंजाम देना था। मूसा के साथ आदिल टोकर नाम का एक कश्मीरी युवक भी शामिल था। आदिल ने 2018 में वैध छात्र वीजा का इस्तेमाल कर अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में प्रवेश किया था। वहां उसने कई साल ट्रेनिंग कैंपों में बिताए और अपनी कट्टरपंथी सोच को अकादमिक पहचान के पीछे छिपाए रखा। बाद में वह एक स्लीपर एजेंट के रूप में फिर से कश्मीर लौट आया। एक प्रशिक्षित सैन्य कमांडो और कानूनी तरीके से स्थापित स्लीपर एजेंट का यह गठजोड़ संघर्ष की बदलती रणनीति को दिखाता है। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक संगठित और राज्य प्रायोजित ब्लैक ऑपरेशन जैसा प्रतीत हो रहा था। पूरी योजना भारतीय खुफिया एजेंसियों से इसलिए छिपी रही क्योंकि टीम ने सामान्य मोबाइल नेटवर्क या सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने विशेष हुआवे अल्ट्रासेट्स डिवाइस का उपयोग किया, मजबूत स्मार्टफोन जिनमें हाई गेन सैटेलाइट एंटीना लगे थे। ये डिवाइस चीनी सैटेलाइट के जरिए सिग्नल पाकिस्तान के सर्वरों तक भेजते थे, जिससे स्थानीय मोबाइल टावर पूरी तरह बाईपास हो जाते थे और एक एनक्रिप्टेड अनट्रेस्ड कम्युनिकेशन लाइन बन जाती थी। उन्होंने एल्पिन क्वेस्ट नाम का ऑफलाइन नेविगेशन ऐप भी इस्तेमाल किया, जिसमें पहले से टोपोग्राफिक डेटा लोड था। इसकी मदद से वे बिना किसी स्थानीय गाइड के घने जंगलों में रास्ता तय कर सके। उच्च गुणवत्ता वाली मैपिंग इमेजरी एक कानूनी खामी का फायदा उठाकर हासिल की गई। एक पाकिस्तानी शेल कंपनी ने अमेरिकी टेक फर्म के साथ साझेदारी करके प्रतिबंधित मैपिंग डेटा खरीदा, जिसे व्यावसायिक उपयोग के नाम पर हासिल किया गया था। इससे हमलावरों को बिसरान घाटी का सटीक सामरिक नक्शा मिल गया। ये हमला इसलिए सफल हुआ क्योंकि इसमें व्यावसायिक तकनीक की खामियों का इस्तेमाल किया गया। चीनी सैटेलाइट नेटवर्क और अमेरिकी मैपिंग डेटा को मिलाकर एक ऐसा खुफिया सिस्टम तैयार किया गया जिसने पारंपरिक सैन्य निगरानी को पूरी तरह चकमा दे दिया। हमले वाले दिन बंदूकधारियों ने पेशेवर शहरी युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने भीड़ को फूड स्टॉल्स के पास एक घातक चौक पॉइंट में समेट दिया, पर्यटकों को अलग किया और पहचान जांच कर अधिकतम नागरिक नुकसान सुनिश्चित किया। ये तरीके फरवरी 2025 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हुई एक बैठक से मिलते जुलते थे। उस बैठक में हमास नेतृत्व और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर शामिल थे, जहां एन्क्रिप्टेड टेक्नोलॉजी और नागरिकों को निशाना बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। बिसरान हमला इस बात का संकेत देता है कि वहां सीखी गई रणनीतियों का सीधा इस्तेमाल किया गया। राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त राष्ट्र पर भारी दबाव डाला कि आधिकारिक निंदा प्रस्तावों से TRF का नाम हटाया जाए। उन्होंने 1267 सैंक्शन कमेटी पर प्रभाव डालकर संगठन का नाम औपचारिक रिकॉर्ड से बाहर रखने में सफलता पाई।
असल में टीआरएफ एक मुखौटा था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा ने खुद को नए नाम टीआरएफ के रूप में पेश किया। इस रीब्रांडिंग ने उन्हें अपने पुराने वैश्विक आतंकी इतिहास से दूरी बनाने का मौका दिया, जबकि उनकी संचालन क्षमता जस की तस बनी रही। यह नया नाम प्रायोजक राज्य को प्लॉजिबल डिनायबिलिटी देता है, यानी वे सीमा पार हमलों को समर्थन देकर भी दावा कर सकते हैं कि हिंसा किसी स्थानीय स्वतंत्र संगठन की करतूत है। टीआरएफ केवल एक नकाब था। पोलीगाम हमला एक सुनियोजित सैन्य सिद्धांत का हिस्सा था, जिसे राजनीतिक भेष में अंजाम दिया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय जांच और प्रतिबंधों से बचा जा सके। खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है। एसएसजी कमांडो हाशिम मूसा और उसके साथी हमले के तुरंत बाद घाटी से भाग निकले और किश्तवाड़ के घने जंगलों में गायब हो गए। उन्हें पकड़ने के लिए बर्ड हुरैन ए पैमान ए पर सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। सशस्त्र इकाइयां यम पहाड़ी जंगलों की तलाशी ले रही हैं, उन ऑपरेटिव्स की तलाश में जिन्होंने दुनिया की सबसे एक कड़ी निगरानी वाली सीमाओं में से एक को पार कर लिया। पोलीगाम ने दिखा दिया कि सीमा संघर्ष अब साधारण घुसपैठ से कहीं में आगे बढ़ चुका है। बिसरान में एक राज्य समर्थित नेटवर्क ने एनक्रिप्टेड सैटेलाइट सिस्टम, व्यावसायिक तकनीकी खामियों और एलीट स्पेशल फोर्सेस को मिलाकर एक शांत क्षेत्र के भीतर गहराई तक हमला करने में असफलता हासिल की। ये हमला सिर्फ कश्मीर पर नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि आने वाला युद्ध पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है।